एक ऐसी रात जब ज्ञान की सबसे बड़ी ज्योति बिना एक भी चीख सुने बुझा दी गई। नालंदा जली, पर असली सवाल अब भी धधक रहा है, आग किसने लगाई? इतिहास सिर्फ बख्तियार खिलजी कहता है, लेकिन उस हमले से पहले की हलचल, छिपे हुए आदेश और गायब गवाह एक गहरा इशारा करते हैं कि कहानी सीधी नहीं थी, बल्कि बुनियाद तक हिला देने वाली थी। सन 1193 बिहार के विस्तार में फैली एक ऐसी तसल्ली थी जैसे दुनिया का सबसे शांत ज्ञान लोक हवा में सांस ले रहा हो। नालंदा विश्वविद्यालय, 10,000 से ज्यादा छात्र, हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां और वो गुरुकुल जहां भारत ही नहीं एशिया का भविष्य लिखा जाता था। लेकिन जिस रात हवा में घुली शांति अचानक भारी लगने लगी, उसी रात इतिहास ने अचानक करवट ली। हमले के कुछ हफ्ते पहले नालंदा के आसपास अजीब गतिविधियां देखी गईं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया था कि कुछ लोग रात में रास्ते नापते दिखते हैं, जैसे जगह माप रहे हों। मठों के भीतर अफवाहें तैर रही थीं, कोई ताकत इस ज्ञान शक्ति से डर रही है, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि कौन और क्यों। 1180 से 1190 उत्तर भारत में सत्ता संघर्ष तेज हो गया। कई गुट उभर रहे थे, कुछ धार्मिक, कुछ राजनैतिक, कुछ विदेशी शक्तियों से जुड़े। 1192 में तराइन की लड़ाई के बाद उत्तर भारत में तेज हलचल, कई छोटे सरदार नए गठजोड़ बनाने लगते हैं। फरवरी 1193 खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी मगध की ओर बढ़ता है, लेकिन क्रॉनिकल्स कहती हैं कि उस समय खिलजी नालंदा के बारे में जानता ही नहीं था। फिर उसने लक्ष्य कैसे चुना? मार्च 1193 नालंदा पर हमला, कई दिनों तक जलती पांडुलिपियां, पिघलती धातु और राख में बदलती सदियां। इतिहास इसे एक धार्मिक हमला कहकर बंद कर देता है, लेकिन कई स्रोत इशारा करते हैं ये अकेले खिलजी का निर्णय नहीं था। उस समय नालंदा भारत के बौद्धिक नेटवर्क का केंद्र था। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, मलय, हर जगह इसकी शाखाएं, इसके विद्वान, इसका प्रभाव। ऐसा केंद्र सिर्फ एक सेनापति की निजी मर्जी से कैसे मिट सकता है? कुछ इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, हमले से पहले अचानक कुछ विदेशी रिकॉर्ड्स बंद हो गए। नालंदा से होते हुए ज्ञान का प्रवाह कुछ शक्तियों को असहज कर रहा था। किसे डर था ज्ञान से? कौन नहीं चाहता था कि एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपनी पहुंच और बढ़ाए? हमले के बाद बची राख में खोजे गए अवशेष असंभव जैसा सवाल छोड़ते हैं। कुछ हिस्सों में आग ऊपर से नहीं, भीतर से शुरू होती दिखती है, जैसे किसी ने रास्ते, दरवाजे और लाइब्रेरी को पहले से चिन्हित किया हो। क्या ये एक योजनाबद्ध स्ट्रेटेजिक बर्न पैटर्न था? और सबसे अजीब, खिलजी के अपने दस्तावेजों में नालंदा का जिक्र बहुत बाद में मिलता है, जैसे किसी और ने कहानी उसके नाम से जोड़ी हो। रात गहरी थी। नालंदा के विशाल स्तंभों की परछाइयां जमीन पर कांप रही थीं। मठों के भीतर अचानक तेज कदमों की आवाजें फैलने लगीं, पहले धीमी, फिर भारी। फिर एक घात लगाकर किया गया हमला। लाइब्रेरी के 3 मुख्य भवन, धर्मगुंज, रत्नगुंज और रत्नसागर एक साथ जलते हैं, इतनी तेजी से कि जैसे किसी ने जलाने का विज्ञान पहले से समझ रखा हो। विद्वान भागते हैं, पांडुलिपियां आग में तड़पती हैं, लेकिन हमलावरों के चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब ठंडी निश्चितता, जैसे उन्हें ठीक ठीक पता था कहां जाना है, क्या नष्ट करना है और क्या संदेश छोड़ना है। क्या बख्तियार खिलजी सिर्फ मोहरा था? क्या हमला धार्मिक कारणों से ज्यादा भू राजनीतिक योजना थी? क्या कोई और शक्ति, स्थानीय, विदेशी या व्यापारिक, इस घटना के पीछे थी? और सबसे बड़ा सवाल, इतिहास ने असली षड्यंत्रकर्ता का नाम क्यों छुपा दिया? शायद इसलिए क्योंकि जवाब आज भी बहुत शक्तिशाली है। नालंदा की आग बुझ चुकी है, लेकिन उस राख में दबा सच अब भी चल रहा है। और जब तक हम ये नहीं जान लेते कि आग किसने लगाई, भारत का इतिहास अधूरा रहेगा। सच्ची घटनाएं और ऐसे ही रहस्यों की दुनिया में और गहराई तक जाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।